गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं। आज के लेक्चर की हमारी लर्निंग्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यानी कि परिणामी बल किसे कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, बलों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यानी कि परिणामी बल। ओके, अगर हम परिणामी बल को रिजल्टेंट फोर्स को परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों, ठीक है, कितने, दो या दो से अधिक, और एक ऐसा बल ज्ञात किया जाए, एक हम ऐसा बल ज्ञात कर सकते हैं जो पिंड पर वही प्रभाव उत्पन्न करे। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करे? जो पिंड पर लगे हुए समस्त बल मिलकर उत्पन्न कर रहे हों, ठीक है, जो पिंड पे जितने बल लगे हैं वो सारे बल मिलकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ऐसा इफेक्ट कोई एक सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करे, जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस सिंगल फोर्स को, तो इस बल को उन समस्त बलों का क्या कहा जाता है? परिणामी बल कहा जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ये देखते हैं। मान लीजिए ये कोई दृढ़ पिंड है, ठीक है, इस दृढ़ पिंड पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि F1, जैसे कि F2, जैसे कि F3। ओके, तो इन बहुत सारे फोर्सेस की वजह से ये पिंड, मान लीजिए ऐसा भी हो। प्रभाव से मतलब क्या है? प्रभाव से मतलब है कि ये पिंड ब्रह्मावस्था में हो सकता है। प्रभाव से मतलब क्या? इन बलों का प्रभाव क्या हो सकता है इस पिंड के ऊपर? ये दृढ़ पिंड है। कैसा पिंड है? दृढ़ पिंड। इस दृढ़ पिंड पर इन बलों का क्या प्रभाव हो सकता है? या तो ये पिंड ब्रह्मावस्था में हो सकता है ना, या ये पिंड गति की अवस्था में हो सकता है ना। गति की अवस्था में भी दो गति हो सकती हैं, एक समान गति या त्वरित गति। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहे हैं इस पिंड पर F1, F2, F3। इन फोर्सेस की वजह से इस पिंड पर इनमें से कोई भी प्रभाव हो सकता है। या तो पिंड ब्रह्मावस्था में रहेगा या गति की अवस्था में होगा। गति की अवस्था में एक समान गति हो सकती है, त्वरित गति हो सकती है। इसमें भी दो केस हो सकते हैं। कैसे? या तो वो रैखिक गति हो सकती है, रैखिक गति हो सकती है, या फिर वो कैसी हो सकती है? कोणीय गति हो सकती है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रभाव इन बहुत सारे बलों की वजह से इस पिंड के ऊपर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम ये एक ऐसा बल फाइंड आउट करना चाहते हैं जो वही प्रभाव उत्पन्न करे जो ये सारे बल मिलकर उत्पन्न कर रहे हैं इस पिंड के ऊपर। तो ऐसा बल क्या कहलाएगा? वो बल इन सभी बलों का परिणामी बल कहा जाएगा। ठीक है, हमने एक ऐसा बल फाइंड आउट कर लिया, वो सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वही प्रभाव उत्पन्न कर रहा है जो ये सारे बल मिलकर इस पिंड के ऊपर कर रहे थे। अगर ये सारे बल मिलकर इस पिंड को ब्रह्मावस्था में पिंड था, तो इस रिजल्टेंट की वजह से भी बल क्या हो, पिंड क्या होगा? ब्रह्मावस्था में होगा। अगर इन सारे बलों के कारण ये पिंड एक समान गति से ट्रैवल कर रहा था, तो इस रिजल्टेंट के कारण भी पिंड एक समान गति से ही प्रभाव उत्पन्न करेगा। अगर इन सारे बलों को मिलाकर पिंड कोई कोणीय गति कर रहा था, तो इन रिजल्टेंट के कारण भी वो पिंड जो है वो रोटरी मोशन ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे बल को वो जो सेम प्रभाव उत्पन्न करे, सभी बलों का मिलाकर सेम प्रभाव उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? परिणामी बल कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये जो परिणामी बल होता है, ये परिणामी बल सिंगल फोर्स भी हो सकता है। ये परिणामी बल किसी फोर्स और किसी बलयुग्म का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ये परिणामी बल केवल और केवल बलयुग्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिणामी बल अभी हम देखेंगे ये कैसे होता है। परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी बल एक एकल बल भी हो सकता है, एकल यानी कि सिंगल बल, या बलयुग्म भी हो सकता है, बलयुग्म यानी कि मूवमेंट, कपल, बलयुग्म भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या दोनों का संयुक्त रूप भी हो सकता है। ठीक है, जो परिणामी बल होता है, परिणामी बल एक सिंगल फोर्स भी हो सकता है, ये बलयुग्म भी हो सकता है, या ये सिंगल फोर्स और बलयुग्म दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये देखते हैं कैसे।
जैसे अगर हम डिस्कस करें बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में। हम जानते हैं कोप्लेनर फोर्सेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन में लगने वाले बल जो एक ही बिंदु पर कट करते हैं, क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पिंड है, ठीक है। इस पिंड पे बहुत सारे एक फोर्स लग रहे हैं जो कैसे हैं? कोप्लेनर हैं और कॉनकरेंट हैं। सपोज दिस इज F1, ओके। तो कोप्लेनर फोर्सेस होंगे वो सारे के सारे एक ही बिंदु पे कट करेंगे। सपोज दिस इज F2, सपोज दिस इज F3, ओके, दिस इज F4। ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन फोर्सेस का हमें परिणामी बल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से हम पॉलीगन लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बहुभुज का नियम यूज करके निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? एक बहुभुज बनाएंगे, F1 बल के परिमाण और दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे किसी बहुभुज की भुजा से। F2 डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। F3 इन द सेम डायरेक्शन, F3 को ऐड कर देंगे। F4 इन दिस डायरेक्शन, ओके। अब परिणामी बल कौन सा होगा? ये चक्रीय क्रम में हो गया, चक्रीय क्रम के विपरीत एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये परिणामी बल हो गया, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। तो कॉन्करेंट फोर्सेस जो होते हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस जो होते हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हम अप्लाई करें तो कहाँ पे होगा? अगर इन बलों का हम रिजल्टेंट निकालें तो इन बलों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ये हमारा पिंड हो गया, इस डायरेक्शन में लगेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ओ पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इसके समांतर, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ये रिजल्टेंट फोर्स वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो ये सारे बल मिलकर इस पिंड के ऊपर कर रहे थे, ठीक है। ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के केस में है। कोप्लेनर अभी हमने देखा कि जो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो परिणामी बल होता है, वो एक सिंगल फोर्स होता है, एकल बल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की, ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। तो हम जानते हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जो एक ही प्लेन में लगते हैं लेकिन एक बिंदु पे कट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक कोई दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं जो कैसे हैं? कोप्लेनर तो हैं, एक प्लेन में तो लग रहे हैं लेकिन नॉन कॉन्करेंट हैं, एक बिंदु से पास नहीं कर रहे हैं। एक फोर्स सपोज दिस इज F1, एक F1 बल यहाँ पे लग रहा है, दूसरा बल F2 यहाँ पे लग रहा है, तीसरा बल F3 इस दिशा में लग रहा है, F4 इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। अब हमें इन सभी बलों का परिणामी बल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन सभी बलों का परिणामी बल? ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बल हैं, ये सारे फोर्स इस पिंड को, ये जो दृढ़ पिंड है, इसके इन बलों के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ये बल, सारे बल मिला के इस पिंड को ट्रांसलेशनल मोशन करा सकते हैं, रैखिक गति करा सकते हैं, या फिर कोणीय गति करा सकते हैं, घूर्णन गति करा सकते हैं, ठीक है। तो उनका परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन सभी बलों को हमें कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम को हमें परिणामी निकालने के लिए कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। आइए कैसे कर सकते हैं? हमें यहाँ पे एक आर्बिट्री बिंदु मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक आर्बिट्री पॉइंट। हमने एक आर्बिट्री पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब हम इस आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट देखते हैं कि सभी फोर्सेस का इंडिविजुअली क्या क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। ये देखिए, इस आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट फोर्स F1 इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है? d, ओके। आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट फोर्स F2 इस डायरेक्शन में है, इसका कुछ डिस्टेंस है आर्बिट्री पॉइंट से अबाउट। तो क्या होगा? फोर्स F1 का इफेक्ट क्या होगा? इस पिंड को घुमाने का प्रयास करेगा। फोर्स F2 का इफेक्ट क्या होगा? वो कुछ ना कुछ मूवमेंट अप्लाई करेगा। फोर्स F3 का भी सेम क्या इफेक्ट होगा? वो इस आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लगाएगा, कपल वॉल्यूम लगाएगा, ठीक है। फोर्स F4 का भी क्या इफेक्ट होगा?
F4 इस डायरेक्शन में है, तो F4 क्या करेगा, वो भी इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लगाएगा, ठीक है, बलागुड़ लगाएगा। ओके, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हम इस नॉन कॉन्करेंट सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉन्करेंट सिस्टम में। कैसे कर सकते हैं, ये हमारा दृढ़ पिंड हो गया। हमने ये एज्यूम कर लिया कि पॉइंट जो फोर्स F1 है वो पॉइंट O से पास कर रहा है, बिंदु O से पास कर रहा है। तो हमने मान लिया फोर्स F1 जो है वो बिंदु O से पास कर रहा है। ओके, अब फोर्स F1 के दो फैक्ट हैं, एक तो फोर्स F1 और दूसरा इसके कारण जो बलयुग में लग रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट लग रहा है। तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर हम निकालें इस डायरेक्शन में, दैट इज M1। ओके, ऐसे ही फोर्स F2 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। फोर्स F2 को हम मान लेते हैं कि वो बिंदु O से पास कर रहा है। हमने मान लिया फोर्स F2 जो है वो बिंदु O से पास कर रहा है, आर्बिट्री पॉइंट से पास कर रहा है। फोर्स F2 का दूसरा प्रभाव क्या है, ये एक मूवमेंट अप्लाई कर रहा है बिंदु O के अबाउट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दैट इज सपोज M2। ओके, ऐसे ही हम फोर्स F3 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। फोर्स F3 को हम मान लेते हैं कि ये बिंदु O से पास कर रहा है। ओके, लेकिन फोर्स F3 का दूसरा फैक्ट क्या है, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट अप्लाई कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन, सपोज दैट इज M3। ऐसे ही फोर्स F4 को हम मान लेते हैं कि ये बिंदु O से पास कर रहा है, तो दिस इज फोर्स F4। ओके, फोर्स F4 का दूसरा फैक्ट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट अप्लाई करना, ठीक है, तो दिस इज M4। ओके, तो इस प्रकार से हम इस सिस्टम को हमने नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम को हमने कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बड़ी आसानी से कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम का क्या कर सकते हैं, परिणामी निकाल सकते हैं, है ना। हमें पता है हम कॉन्करेंट सिस्टम के फोर्सेस का परिणामी कैसे निकाल सकते हैं, हम बहुभुज का नियम यूज करके बड़ी आसानी से इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, परिणामी निकाल सकते हैं। इस सिस्टम को अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सारे कॉन्करेंट फोर्सेस जितने हैं F1 F2 F3 F4, अब इनका रिजल्टेंट हम बहुभुज के नियम से निकाल लेंगे। तो दैट इज पॉइंट O। इस पॉइंट O पे एक रिजल्टेंट लगेगा, ठीक है, मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है R। ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने बहुभुज के नियम से निकाला, जैसे हम कॉन्करेंट फोर्सेस के केस में निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स लग रहे हैं, M1 M2 M3 F4, तो हमें यहाँ पे एक मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। वो मूवमेंट कितना होगा, समेसन ऑफ ऑल दी मूवमेंट्स अबाउट O। तो समेसन ऑफ ऑल दी मूवमेंट्स अबाउट O क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ऑफ कोर्स हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ओके, और आर क्या होगा, व्हाट इज आर, आर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं इस केस में जो हमारा परिणामी है वो केवल एक सिंगल फोर्स नहीं है, वो कैसा है, वो एक फोर्स है, उसके साथ में एक मूवमेंट आ रहा है, एक बलयुग्म आ रहा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, जो कॉन्करेंट फोर्स होते हैं उनका केस में जो परिणामी होता है वो एक सिंगल फोर्स होता है, और जो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं उनके केस में जो परिणामी होता है वो एक सिंगल वो फोर्स होता है, फोर्स के साथ साथ एक मूवमेंट होता है, बलागुड़ होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन। तो संयोजन से मतलब क्या होता है, कंपोजिशन से मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजन मतलब चीज़ों को जोड़ना, है ना, उस जोड़ने का मतलब होता है संयोजन। ओके, तो अगर हम फोर्सेस के जोड़ने की बात करें, फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो सदिश राशि को हम मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली नहीं जोड़ सकते, तो हमें कैसे संयोजन करना होता है, इनका वेक्टर एडिशन करना होता है ना, कैसा, सदिश सदिश योग, सदिश संयोजन। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल ज्ञात करना। परिणामी बल ज्ञात करने का मतलब ही क्या होता है, बलों का संयोजन निकालना, ठीक है। बलों का संयोजन कैसे निकाल सकते हैं, सदिश विधि का यूज करके। ओके, यहाँ पे देखिए बलों का संयोजन ज्ञात करने की बहुत सारी मेथड्स हैं, कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बलों का त्रिभुज नियम, ठीक है। ये कैसा मेथड होता है, ये ग्राफिकल मेथड होता है, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बहुभुज का नियम भी कैसा होता है, ये भी ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, इस नियम से भी हम बलों का संयोजन निकाल सकते हैं, बलों का परिणामी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेथड हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ये ग्राफिकल तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं और इसको हम एनालिटिकल तरीके से भी यूज कर सकते हैं।
ये ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हम इस मेथड को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। इस नियम का स्टेटमेंट क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को, ठीक है, कोई दृढ़पिंड है, उस दृढ़पिंड पे किसी बिंदु पे दो बल कार्य कर रहे हैं, को दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। ठीक है, कैसा? एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज की उस विकर्ण और परिमाण में निरूपित विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सकता है, जो दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए देखते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि कैसे किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये फोर्सेस कैसे होंगे? कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे। ठीक है, ये हमारा दृढ़पिंड हो गया। इस दृढ़पिंड के कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट O पे दो बल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? दो बल। ठीक है, एक फोर्स हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज सपोज फोर्स P। एक फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज सपोज फोर्स Q। ओके, बोल रहे हैं अगर किसी दृढ़पिंड पे ये दो बल लग रहे हैं, ठीक है, दोनों बल एक पॉइंट पे कट करते हैं, इसका मतलब कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए, को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित कर दें। अगर हम इन बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित कर दें, तो इन दो बलों का जो परिणामी होगा वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निरूपित किया जा सकेगा। ठीक है, उसके विकर्ण से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? मान लेते हैं ये हम निरूपित कर रहे हैं इसको समांतर चतुर्भुज की भुजा से। फोर्स P को हमने समांतर चतुर्भुज की एक भुजा से निरूपित कर दिया। ठीक है, सपोज दिस इज AOA, तो OA किसको रिप्रेजेंट कर रही है? भुजा जो है समांतर चतुर्भुज की, वो फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसी परिमाण और उसी दिशा में। सपोज OB जो भुजा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन से बल को रिप्रेजेंट कर रही है? बल Q को रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स Q को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इस समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या शर्तें होती हैं बच्चों? आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, और ये संगत कोण होती हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, और ये आमने सामने की जो भुजाएं होंगी ये बराबर होंगी। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। सपोज दिस इज पॉइंट C। ओके, तो अगर हमें परिणामी निकालना है तो परिणामी हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, कौन सा विकर्ण? जो दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा होगा। ठीक है, इस विकर्ण की जो लंबाई होगी वो परिणामी बल को निरूपित करेगी, वो परिणामी बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स R। ठीक है, तो विकर्ण OC, जो विकर्ण OC हुआ हमारा, विकर्ण OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परिणामी बल R को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो विकर्ण OC का जो एंगल होगा किसके साथ? बल P के साथ, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो परिणामी बल है वो बल P से क्या कोण बना रहा है। ठीक है, तो कोण एंगल AOC, ठीक है, ये कितना है? थीटा। ये परिणामी का एंगल को निरूपित कर रहा है कि परिणामी जो है फोर्स P से कितना एंगल बना रहा है। ये समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। ठीक है, इस नियम को हम ग्राफिकल तरीके मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस नियम से हम परिणामी ग्राफिकल तरीके से भी निकाल सकते हैं और एनालिटिकल तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफिकल तरीके से हम बात करें तो जब भी मैंने जो आपको मेथड डिस्कस किया है, ये कैसा मेथड है? ये ग्राफिकल मेथड है इसका। ठीक है, ये इसका अगर हम एक यूनिट मान लें, फोर्स P को एक यूनिट में ड्रॉ करें, फोर्स Q को एक यूनिट में ड्रॉ करें, तो वहाँ से बड़ी आसानी से इस ग्राफ को कंप्लीट करके, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करके हम परिणामी R और इस कोण को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम का एनालिटिकल मेथड, यानी कि मैथमेटिकल मेथड। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।